भारत के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम संदीप आर.के. सिंह और आज हमारे साथ फिर से हैं बाबा जी, बाबा रामदास जी। बहुत-बहुत स्वागत सर। जय हो, जय श्री राम, जय 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 श्री श्री राम। राम। जय श्री राम। सर कल रामनवमी थी, बहुत-बहुत शुभकामनाएं दर्शकों को भी, आप सबको भी। आपको भी, आपको भी। और बाबा जी, पिछली हमारी वीडियो में आपसे बात हुई थी, आप चले थे अपनी हिंदू जन जागरण यात्रा को लेकर और अब 2 दिन हो गए हैं आपको निकले हुए, 2-3 दिन। तो मेरे ख्याल से आज इस समय हैं आप पश्चिमी यूपी में। फर्स्ट फेज की जी, पोलिंग कल होनी है 19 तारीख को। उन सीटों का दौरा आपने किया है और वहां पे आपका एक अच्छा खासा नेटवर्क है, आप लोगों से आपका संपर्क भी रहता है। तो ओवरऑल क्या पिक्चर है पश्चिमी यूपी में, क्योंकि पश्चिमी यूपी थोड़ा सा वही है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और बड़ा प्रमुख माना जाता है। चुनाव की शुरुआत उसी से होगी, तो जो मोमेंटम बिल्ड होगा वही अंत 7वें 8वें चरण तक जाएगा। कल सर। जो वोटिंग इनफैक्ट है, क्या माहौल है सर? इनफैक्ट देखिए, मैंने ये देखा कि यहीं से पूरे चुनाव का मोमेंटम बनता है, इसी फेज से। और यहाँ से जो रिपोर्टें आती हैं वहीं से आगे मोमेंटम बनता है। और मुझे 2-3 ऑब्जर्वेशंस मेरे को बड़ी आश्चर्यजनक लगी। पहली बात तो, जो पुराना चुनाव लड़ने का जो पार्टियों का तरीका था वो एकदम बदल चुका है। आप यकीन मानिए कि भाई 400 किलोमीटर हमने गाड़ी चलाई है अब तक। पंजाब और हरियाणा में तो चुनाव लेट है, पर यहाँ तो कल वोट है ना, कल वोट पड़ना है। अभी मैं इस वक्त मुजफ्फरनगर में बैठा हूं। कल सारा दिन हम कैराना और शामली में थे। सर, पहली गाड़ी चुनाव वाहन, जैसे चुनाव प्रचार वाहन देख, पूरे दिन में एक वाहन दिखाई दिया भाजपा का। फिर जब हम एक जगह बैठे थे तो वहां पे सुनाई दिया एक वाहन, एक दिखाई दिया और एक कान में आवाज पड़ी, भाई भाजपा को वोट दो। शामली शहर में मैंने अपने बेटा जो ड्राइव कर रहा था उसको बोला, मैंने कहा जरा चारों तरफ निगाह दौड़ाते चलो कि कहीं कोई झंडा, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, किसी पार्टी का कुछ, कोई प्रचार सामग्री। पहले तो सड़क पे प्रचार सामग्री उड़ती हुई दिखाई देती थी, इतनी प्रचार सामग्री जो है झोंकी जाती थी, आपको याद होगा। सर, एक कोई चाय की गुमटी थी, उस पर भाजपा के 3 झंडे थे। मैंने 400 किलोमीटर में भाजपा के सिर्फ 3 झंडे देखे, छोटे वाले। तो ये बात मैंने ऑब्जर्व किया, मुझे लगा, मैंने कहा यार ये, इससे मुझे समझ में आया कि सर, चुनाव प्रचार पूरी तरह बदल गया इस चुनाव में। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारतीय लोकतंत्र की, इंडियन सोसाइटी की, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज की, कि हमने फिजूल खर्ची वाला चुनाव प्रचार इस बार नहीं हो। अच्छा, दूसरी चीज, रैलियां नहीं हो रही सिवाय मोदी जी और योगी जी और भाजपा के अलावा। आप बता दीजिए जरा कि पिछले 4 दिनों में, इन्होंने कहा ईद के बाद शुरू करेंगे तैयारी के साथ, एक रैली की थी अखिलेश जी ने, उसके बाद कितनी रैली किए हैं अब तक पिछले 4 दिनों में? कितने रोड, अच्छा रैली खर्चीला काम माना जाता है, रोड शो बहुत आसान होता है। रोड शो क्या है कि किसी भी सड़क पे शहर की, जहां वैसे ही ट्रैफिक जाम रहता है, वहां से रोड शो निकाल दो तो वैसे ही भीड़ में जाम लग जाता है, जहां 100 गाड़ी आ जाएगी। तो रोड शो ऑर्गेनाइज करना बड़ा आसान होता है। सर आप बता दीजिए, अखिलेश जी ने कितने रोड शो किए, बहन जी ने या बसपा वालों ने कितने रोड शो किए? तो सर, एक तो चुनाव प्रचार बदल गया। तो मैंने कहा भैया चुनाव गया कहां? अगर चुनाव प्रचार मैदान बाजार, मतलब ग्राउंड में कोई चुनाव प्रचार नहीं है। अच्छा, बहुत से लोगों ने ये कहा कि जी कैंडिडेट आए भी नहीं। कल हम एक गांव में बैठे थे, राजपूतों का गांव था। स्पेशली हम खास तौर पे इस एरिया में, राजपूतों के गांव में 2 गांव हमने जो स्पेशली कवर किए, मुसलमानों के गांव और राजपूतों के गांव। तो मैंने पूछा, बोला ना जी कोई आया भी नहीं। तो मैंने बोला बोला वैसे जरूरत भी क्या है, संपर्क तो हो ही रहा है सर। अच्छा, गांव में जब हमने बात की, करीब पौना घंटा हम उस गांव में रुके और वहां पे भीड़ जम गई हमें देख के। सर,
बहुत सारे युवा थे, किसान थे, हर वर्ग के लोग थे। मैंने देखा दे वर ऑल वेरी वेल इन्फॉर्म्ड, क्या मुद्दे हैं चुनाव के, कौन कौन कैंडिडेट्स हैं, और अगल बगल की सीट्स पे क्या चल रहा है, नेशनल लेवल की पर सर सारा का सारा चुनाव प्रचार सोशल मीडिया पे शिफ्ट हो चुका है। आज चुनाव का सबसे बड़ा माध्यम आपका स्मार्टफोन है, जो कि हर व्यक्ति के हाथ में है। इसलिए एक तो सर चुनाव प्रचार बदल गया। अब इंपॉर्टेंस आ गई सर फेसबुक, ट्विटर, एक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये वो जितने भी सोशल मीडियाज हैं उन पे प्रचार हो रहा है सर पूरा, हर पार्टी का। और पार्टियां नहीं कर रही प्रचार सर, पब्लिक खुद कर रही है। भाई दे शेयर इंफॉर्मेशन। अब आ जाते हैं सर, ये तो थी ओवरऑल मेरा ओवरव्यू कि पूरे इलाके में कोई हो हल्ला नहीं है चुनाव का। सड़क पे देख के आपको लगेगा ही नहीं कि चुनाव हो रहा है इस देश में। नहीं तो मुझे याद है सर, मैं आई हैव बीन ऑब्जर्विंग लास्ट 50 इयर्स। मुझे अच्छी तरह याद है पहला इलेक्शन मैंने बचपन में, मुझे याद है उन दिनों जनसंघ हुआ करता था और दीपक चुनाव चिन्ह हुआ करता था। मुझे आज भी याद है, पठानकोट में हम रहते थे और ये बात है 1970-71 के आसपास की, 72 की। यस, आई वाज 6 और 7 ईयर्स ओल्ड। तो दीपक के झंडे मैंने याद, और गाय बछड़ा होता था कांग्रेस का निशान, मुझे आज भी याद है क्योंकि मैंने वो झंडे देखे थे कांग्रेस और जनसंघ के। हम तो वो इलेक्शन देखने के आदी है ना सर। आज बिल्कुल कुछ है ही नहीं, तो सारा फोन पे चला गया सर इलेक्शन। अच्छा, अब हम आते हैं, बात करते हैं कि साहब वो जो शिगुफा छिड़ा हुआ है राजपूतों की नाराजगी, राजपूतों की सर उस नाराजगी। पर मैं आऊंगा, उस पर मैं आना चाह रहा था। उससे पहले थोड़ा सा, जो जितनी बातें आपने कही, 2-3 बातें आपने कही मुझे बड़ी अच्छी लगी, मजेदार लगी सुन के कि कहीं कोई दिख नहीं रहा। सर मैं बताऊं, 2017 में ना हम लखनऊ पूर्वी में रहते हैं। तो 2017 में अनुराग भदौरिया, जो अक्सर टीवी पे दिखते हैं हरे कुर्ते वाले, तो वो यहाँ से सांसद, सॉरी, विधायकी के चुनाव लड़ रहे थे सपा से। खूब पैसा खर्चा किया, इतना बैनर पोस्टर, मतलब पूरा इलाका छाप दिया। आपकी यहाँ साउंड से बड़ी वो आ रही है, साउंड जरा चेक कर लीजिएगा। अभी आ रही है सर आवाज बेहतर? हाँ अब सही है जी, मैं कह रहा था सर 2017 में अनुराग भदौरिया जो हैं, वो हरे कुर्ते वाले, वो सपा के कैंडिडेट थे, यहाँ से विधायकी के चुनाव लड़ रहे थे। और वो जो है पूरा इलाका उसने, अच्छा खासा रईस आदमी, बहुत पैसे वाला है, तो उसने पूरा इलाका छाप दिया अपना बैनर पोस्टर। मतलब वाकई में सपा का ही जितने कागज हो सकते सड़क पे दिख रहे थे, सब हो रहा था। और हमारे भाजपा के जो कैंडिडेट थे, अभी नहीं रहे, आशुतोष टंडन जी, लालजी टंडन के बेटे, वो दिखे ही नहीं। भाजपा का झंडा नहीं दिखा। जीता कौन? आशुतोष टंडन। और इसलिए 2022 में जब अनुराग भदौरिया ने दोबारा चुनाव लड़ा तो एक पैसा खर्चा नहीं किया। उसको पता था हारे चाहे जीते, पैसा नहीं खर्चा करूंगा, पैसा बचा के रख लूंगा। मुझे ये आपके आपके अनुभव से वही याद आ रहा है कि जब विपक्ष को पता है कि हमको हारना है, ऑलमोस्ट है सर, उनसे बेहतर कौन जानता है, तो जब वो उन्हें पता है कि उन्हें हारना है तो फिर वो क्यों पैसा खर्चा करेंगे। शायद इस कारण से भी बैनर पोस्टर झंडा वंडा नहीं दिख रहा। दूसरा, आपने कहा कि कैंडिडेट नहीं आ रहा। सर एक कैंडिडेट, एक ही तो कैंडिडेट है सर, वो हर जगह है, वो है श्री मोदी जी। हम्म वो तो वही कैंडिडेट है, बात खत्म। और कौन कैंडिडेट है? उनके उनसे बड़ा कैंडिडेट कौन है? तो मुझे लगता है कि शायद ये भाजपा वाले, भाजपा के कैंडिडेट भी जानते हैं कि हमारा कैंडिडेट तो ऑलरेडी पहुंचा हुआ है सबके घर घर में, दिल में, मन में। हम जाके ही क्या क्या ही कर लेंगे। खैर, करना तो चाहिए, मेहनत तो करनी चाहिए, अपनी शक्ल तो दिखानी चाहिए। सर अब आते हैं आपके वाले सवाल पर। ये मेरे लिए बड़ा जरूरी था जानना कि ये अचानक से एक ट्रेंड उठता है कि राजपूत नाराज है। अभी 22 के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण नाराज हो रहे थे विकास दुबे के हत्याकांड, मतलब विकास दुबे का जो भी कांड हुआ था उसके बाद। इस बार तो कोई कांड भी नहीं हुआ सर, कहीं कोई ऐसी दुर्घटना नहीं, घटना नहीं। तो ये अचानक से क्या हो गया? मतलब कि राजपूत नाराज हो गए, क्या है लिए मुंह फुला लिया सर इन लोगों ने, या ऐसे ही चल रहा है, हवा चल रही है बस सोशल मीडिया पे?
राजपूतों के एक दो नेता हैं, ऐसे लोग जिनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं, ऐसे लोग जो अपना महत्व जताना चाहते हैं। मतलब पार्टियों में ये है कि भैया हमको पटा के रखो, नहीं तो हम गड़बड़ी करेंगे, हम मतलब हम गुच्ची में मूत देंगे। तो सर ऐसे लोगों ने एक शगुफा छेड़ा, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि चुनाव प्रचार पूरी तरह जमीन से उठ के सोशल मीडिया पे चला गया। तो सपा और कांग्रेस के आईटी सेल ने सर हजारों हैंडल्स बनाए हैं, क्षत्रिय महासभा, क्षत्रिय यूथ, या वाह फलान ढेकान, और वो इस ट्रेंड को चला रहे हैं। और इट इज ओनली ऑन सोशल मीडिया एंड ग्राउंड पे कुछ लोग जो जिनकी संख्या शायद टोटल पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या होगी 5,000, चलो वो 10,000 मान लेते हैं, ये कोशिश कर रहे हैं सर। परंतु जो एक्चुअल वोटर है, कल हमने कम से कम 10 गांव हमने पूछ पूछ के लोगों से कि चलो ये गांव ठाकुरों का है, हाँ। मैंने कहा अगला कौन सा? बोला जी ये इधर से चले जाओ, वो 4 किलोमीटर दूर अगला गांव है। वहां गए, फिर 40 किलोमीटर दूर अगले ठाकुरों के गांव में गए, और आम पब्लिक से पूछा, हाँ जी ठाकुर साहब कहाँ हैं? हाँ जी ये रहे जी, बैठ गए जी, क्या हाल है जी? बोला जी बहुत बढ़िया। मैंने सुना बहुत नाराज चल रहे हो। तो उन्होंने बड़ी मोटी गाली दी, ये साले नाराज हैं, कुछ एक टर्म ले रहे थे। मैंने पूछा फिर, बोला वैसे वोट ये भी बीजेपी को ही देंगे। सबसे मजेदार बात ये, बोला वोट ये भी बीजेपी को ही देंगे, ये अभी अभी नाराज जो शो कर रहे हैं। तो मैंने पूछा बाकी? बोला 95% पब्लिक को कोई इस मुद्दे से मतलब ही नहीं। और जब मैंने पूछा नाराजगी का कारण बताओ, तो बोले वीके सिंह का टिकट काट दिया। तो मैंने कहा नहीं 12 और लोगों को दी भी तो है। और मैंने कहा वीके सिंह को कोई ज्यादा बड़ी जिम्मेवारी देनी होगी। तो कुछ लोग तो बोले वीके सिंह का टिकट काट दिया। आगे सुनो, उसके बाद एक जगह आया तो बोला वो प्रदीप चौधरी के जो कैराना वाला कैंडिडेट है, उसके बेटे ने मेहर भोज को लेके कोई टिप्पणी कर दी थी। एक ने बोला वो रूपाला ने वहां टिप्पणी कर दी गुजरात में बैठ के। मैंने कहा नाराजगी का कोई कायदे का मुद्दा तो ढूंढ लो। एक मुद्दा जो सामने आया जो कि बालियान जी ने संगीत सोम को और वो जो थाना भवन वाले राणा साहब है, ये दो राजपूत नेता है, इनको हरवा दिया था चुनाव में। पिछले विधानसभा चुनाव में ये दोनों हार गए थे, संगीत सोम सरदना थे और राणा जी जो है वो क्या नाम सुरेश अपना राणा, थाना भवन, हाँ। गन्ना तो मंत्री। बोला बोला इन दोनों की नाराजगी है। तो मैंने कहा एक बात बताओ ना, अगर ये दोनों आज बीजेपी को के खिलाफ काम करके हरवा ही देंगे, तो मैंने कहा इनको तो पहचान लेगी बीजेपी। क्यों? हाँ इनको तो पहचान लेगी, तो इनका क्या, इन्होंने क्या बीजेपी से निकलने का मन बना लिया क्या दोनों ने? नाराजगी है या नहीं है, पर बिल तो इनके नाम पे फट रहा ना। क्यों जी? बिल तो संगीत सोम के नाम पे फट रहा है कि इसने नाराज कर रखी दुनिया। तो मैंने कहा संगीत सोम जी चाहते क्या है, उनको बहुत जल्दी अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए कि जी मैं कोई नाराज नहीं और मेरी वजह से कोई ये अनरेस्ट नहीं चल रहा। तो जी बात यह कि सर पब्लिक कोई नाराज नहीं है, ये शगुफा छेड़ा गया है। और इसकी आप देख लीजिएगा वोटिंग के समय, ये बिल्कुल एन ब्लॉक राजपूत वोट मिलेगा, एन ब्लॉक। सर 5% तो छिटकता ही है इधर उधर। वीके सिंह साहब आर्मी के जनरल थे, वो कब से जातिवादी राजनीति करने लगे? सर जिसके पास कौन अपना, उनको जातिवादी, वो जो आदमी स्वयं को जातिवादी राजनीति का कोई लेश मात्र भी नहीं प्रस्तुत कर रहा है, हाँ उस उसको आदमी ने जबरदस्ती क्यों? मैंने आज तक वीके सिंह के मुंह से कभी ये नहीं सुना कि वो राजपूत हैं, आज तक मैंने नहीं और वो सुना। उन्होंने और वो कभी क्लेम देश नहीं के किया, और यही वो उनको देश को सिर पे बिठाए घूम रहे
वह ही वाज अ मिलिट्री जनरल। अरे हम उनको ठाकुर लीडर के तौर पे नहीं जानते हैं। वी नो जनरल वीके सिंह एज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड ऑफिसर्स इन इंडियन आर्मी चीफ। हाँ, क्यों? आर्मी में कब जाती हुआ सर? आर्मी में कब जात पात हुआ? आर्मी कब से जातीय संगठन बन गया भाई? आर्मी, वह एक राजपूत नेता है इसलिए गाजियाबाद से टिकट दी थी, या वह एक जनरल है इसलिए टिकट दी थी, आप बताइए। तो सर ये बेवकूफी का तर्क है सर। इनके पास नाराज होने का कायदे का बहाना तक नहीं ढूंढ पाए ये। एक, और इन्होंने एक इनका ग्रीवेंस है कि साहब संगीत सोम और वो राणा जी जो है, सुरेश राणा, क्या नाम है उनका, सुरेश राणा, वो हार गए थे। वो अपने निजी कारणों से हार गए होंगे हैं। और कुल मिला के सर, अच्छा अब आइए जरा सीटों का विश्लेषण कर लेते हैं। हाँ, ये भी बड़ा जरूरी था सर। ये मुरादाबाद रामपुर में आजम खान जी ने क्या कर रखा है सर? सर वहां पे बाद में आएंगे, जरा पहले सहारनपुर से शुरू कर लेते हैं। ओके, ठीक है। सर सहारनपुर में राघव लखनपाल जी कम से कम, मेरा अंदाजा है कम से कम 1 लाख वोट से जीतेंगे, क्योंकि लड़ाई चल रही है असली इमरान मसूद और वो जो माजिद कौन, माजिद अली, माजिद। देवबंद वाला है। वो मुस्लिम वोट ज्यादातर तो जा रहा है इमरान मसूद के पास। सर इमरान मसूद और माजिद अली का कुल मिला के जो वोट है वो 7 लाख है टोटल। क्योंकि सहारनपुर एक ऐसी सीट है जहां 45% मुसलमान मुसलमान है और 22% दलित है। है। पर दलितों में एक बड़ा जबरदस्त मैंने विभाजन देखा वहां पे। जाटव और चमार, जो पढ़ा लिखा चमार है वो चंद्रशेखर आजाद के साथ है, कम से कम 15,000 वोट वो खराब करेगा बसपा के। और बहन जी के साथ जाटव और चमार हैं सर, और अन्य जो वहां दलित जातियां हैं, कोर वोट बसपा का, वो कोर वोट है। बाकी जो दलित जातियां हैं वो बीजेपी के साथ हैं, जैसे धोबी, एक कोरी है, और इस टाइप की जितनी भी और अन्य, जिनके सर 30-40 हजार 20-20 हजार वोट है, ये सब बीजेपी के साथ है। नंबर 1। नंबर 2, वो देवबंद का रहने वाला है माजिद अली, के भाई है, पता है आपको? माजिद अली इज द रियल ब्रदर ऑफ KRK। वो कमाल राशिद खान, वो जो फिल्म समीक्षक है, बड़ी मजेदार फिल्में समीक्षा लिखता है, जिसने एक फिल्म भी बनाई थी, है। उसका सगा भाई है। और वन सर ऑफ द ये तो रिचेस्ट, ब्रेकिंग दे दिया आपने। हाँ, और वन ऑफ द रिचेस्ट कैंडिडेट्स इन यूपी। 170 करोड़ 170 की, करोड़। हाँ 170, और बड़ा बिजनेसमैन है सर। माइनिंग, रियल एस्टेट, फैशन डिजाइन, वो कपड़े बनाने का, और कम से कम इसके अलावा 20 कारोबार और है। 170 करोड़ की एसेट तो पर्सनल डिक्लेयर की है, बाकी फैमिली की अलग है। मतलब 1000 तो करोड़ के तभी भाई सामने। को हीरो नहीं बना पाया। नहीं भाई हीरो है तो क्या बात करते हैं, हीरो नहीं है भाई, प्रोड्यूसर है। अच्छा, और गुड। और एक फिल्म प्रोड्यूस किया था, पता नहीं कौन सी, देशद्रोही है, क्या नाम था उसका? देशद्रोही सर। हाँ, एंड इट वाज अ स्मैश हिट। तो KRK का भाई है, और सर देवबंद का रहने वाला है, तो थोड़ी बहुत वहां की मुस्लिम वोट भी लेगा, दलित वोट लेगा। और सर एक चीज और है ना, जब सपा बसपा मिलके लड़े थे, अच्छा इमरान मसूद का सर 2 लाख वोट है अपना, और सपा बसपा का मिला के हो जाता है 5 लाख मिला के। अब जिसमें सपा का होगा करीब 3-1 लाख, 2.5-3 लाख, इमरान मसूद का 2 लाख। अब पहले सपा बसपा मिल गए थे, इमरान मसूद अलग था। अब की बार सपा और इमरान मसूद मिल गए हैं तो बसपा अलग हो गई है, पर वो मुस्लिम कैंडिडेट है। तो कुल मिला के सर वहां पे एक ही चर्चा थी कि इमरान मसूद आगे रहेगा या माजिद अली आगे रहेगा। दूसरे तीसरे नंबर की फाइट है, राघव लखनपाल जी फर्स्ट है।
ये बात मुसलमानों ने कही, देखो जी ये सीट तो जीतनी है राघव लखनपाल ने, सेकंड थर्ड की बहुत तगड़ी लड़ाई है। लोग कह रहे थे जी माजिद अली सेकंड रहेगा, मैंने कहा नहीं ये गलत बात है, मेरा आकलन जो है वो कह रहा है नहीं इमरान मसूद आगे रहेगा, और कम से कम 1 लाख वोट से आगे रहेगा माजिद अली से। तो राघव लखनपाल फर्स्ट, माजिद अपना इमरान मसूद सेकंड। सर ये तो माजिद अली अनथिंकेबल हो रहा है। अक्सर तो मुसलमान वोट एक मुश्त हो जाता था, 2022 के चुनाव में भी एक मुश्त होगा, सपा के पाले में ही नहीं सर, गिरा सारा। 2022 की यहाँ पे क्यों परिस्थिति दो अलग। फाड़ हो रहा है? नहीं नहीं, मैं सर, वैसे कह रहा हूँ। 2022 की परिस्थितियां अलग थी। 2022 में बहन जी बिल्कुल अलग थलग थी, बहन जी वॉज नॉट इन द सीन, और मुसलमान ने पहले ही मन बना लिया था कि सारा वोट सपा को देना है। इस बार मुसलमान सपा से चूंकि थोड़ा सा नाराज है, और आजम खान फैक्टर काम कर रहा है, और इस बार मुसलमान को ये पता है कि हम बीजेपी को रोक नहीं पाएंगे। तो जो जब कोई पक्ष पहले से हार मान लेता है ना, फिर उसकी प्रायोरिटीज बदल जाती है। फिर वो कहते हैं यार, फिर वो लोकल संबंध देखने लगता है, बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं। कुछ पार्टियां तो सपा वाले सर पैसे बचा रहे हैं। इमरान मसूद का मुझे सिर्फ इमरान मसूद ही चुनाव लड़ता हुआ दिखाई दिया, जो पूरी ताकत से कम लड़ रहा है। और कुछ इकरा कैराना सीट पे इकरा लड़ती हुई दिखाई दी। इकरा हसन, मुनव्वर हसन की बेटी। पर इसके अलावा सर मुझे सपा लड़ती हुई दिखाई नहीं दी। सर इमरान मसूद तो ओपनली वीडियो में डरा रहा था कि भैया अगर ये भाजपा वाले आ जाएंगे तो हमारा क्या हाल करेंगे। मतलब वो खुद को लेकर डरा हुआ है कि मेरा भी कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मे बी डेस्परेशन इज मेकिंग हिम फाइट। वो नहीं सर, वो सिर्फ लफाजी कर रहा है, उसको मालूम है उसका कुछ नहीं है, उसके पीछे कुछ नहीं, कोई नहीं पड़ा हुआ, उसको कोई नहीं छूने जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। ऐसा कोई सीरिया इराक नहीं बनने जा रहा भारत। वो सिर्फ उनकी मॉडस ऑपरेंडी है। हाँ, वो अपने आप को विक्टिम प्ले करके वोट लेने की बात कर रहा है सर। तो मैं ये कह रहा था सर कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट चुनाव लड़ते नहीं दिखाई दे रहे, बल्कि बसपा वाले लड़ते दिख रहे हैं। बहन जी ने एक से एक छांट के करोड़पतियों को टिकट दी है, और वो चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, बहन जी सिर्फ यहां नहीं सर, बहन जी पंजाब तक, हरियाणा तक में चुनाव लड़ती दिखाई दे रही है। अब पंजाब में तो अलग ही स्टोरी चल रही है। मैं आपको बताऊं कि 2012 से 17 वाला जो टर्म था, उसमें ऐसा आरोप लगे थे कि सुखबीर बादल ने बहन जी को 200 करोड़ रुपया दिया था, और ये कहा था कि आप पूरी ताकत से पंजाब में हर सीट पर चुनाव लड़िए, 117 सीटों पर, और लड़ी, और बहन जी ने कांग्रेस को हरवा दिया। ये 2012 की बात बता रहा हूं आपको। सेम यही आरोप इस बार बीजेपी के ऊपर लग रहा है कि इस बार बीजेपी बहन जी को लड़ा रही है, और बहन जी पूरी ताकत से पंजाब में चुनाव लड़ रही है, हरियाणा में चुनाव लड़ रही है। इसी तरह से बहन जी पूरी ताकत से इस बार यूपी में चुनाव लड़ रही है। तो इसलिए मुसलमान बट रहा है, और बहन जी ने मुसलमानों को बड़े अच्छे टिकट दिए। एक ये फैक्टर, ये बात तो है। कैराना का क्या सीन है सर? योगी जी आए थे अभी कुछ दिन पहले। कैराना है गुजर बहुल क्षेत्र, और चौधरी हुकुम सिंह जी और मुनव्वर हसन, ये एक ही खानदान था गुजर का, जिसमें मुनव्वर हसन कभी कन्वर्ट हो गए थे। तो इनका है गुजर भाईचारा, और वो मुसलमान गुजर और हिंदू गुजर में कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा टकराव नहीं है आपस में। जो रोटी का रिश्ता होगा, बेटी का नहीं होगा। हाँ, रोटी का रिश्ता है पूरा, और आपस में न्योता, जो कि सर मैंने ऐसे बहुत से परिवार देखे हैं
जहाँ पे हमारे यहाँ गाजीपुर में भी बहुत सारी एक गांव ऐसा है जहाँ बड़ा भाई जो था वो ठाकुर साहब जो थे, छोटे वाले जो है, दोनों भाइयों में लड़ाई हुई और छोटा वाला जो है मुसलमान बन गया था, एक गांव है। तो सर वहां पर भी आज भी हर हर शादी ब्याह में बुलाया जाता है। तो सर वही सेम है, तो ये एक दूसरे को वोट भी देते हैं। और चौधरी साहब जो थे हुकुम सिंह जी, उनको तो अच्छा खासा वोट मिलता था मुसलमान गुजरों का। खैर इस बार चौधरी साहब नहीं है, पिछली बार भी जो कैंडिडेट थे गुजर भाजपा वाले, उनका प्रदीप कुमार ऐसे कुछ नाम है, चौधरी। तो सर हिंदू गुजर इस बार इकरा पे नहीं जा रहा। गुजर 95% भाजपा के साथ है, 95% माइंडेड। और मैं कम से कम 3 गांव मैंने गुजरों के कवर किए सर। तो गुजर इस बार 100% एन ब्लॉक भाजपा के साथ है। तो मेरा एनालिसिस का है सर कि मैं हमेशा एक ही बात पूछता हूं कि कौन सा जातीय समूह किस पार्टी को वोट कर रहा है। जाट जो जिनके पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं, जिन्होंने हमेशा भाजपा के खिलाफ राजनीति की है, जो जाट लीडर थे, कुछ गांव के नहीं होते लोकल लीडर, सिर्फ वो जो है वो अभी कहते जी हम सरेआम भाजपा की जय नहीं बोल सकते क्योंकि हमने सारी जिंदगी भाजपा का विरोध किया है। अब हम किस मुंह से भाजपा का झंडा उठा के घूमने लगे। तो इसलिए समाज जहां जा रहा है वहां जाता रहेगा, हम अपना एक न्यूट्रल स्टैंस लेके बैठे हैं, वोट डाल देंगे। तो रालोद का फिर एक बहुत बड़ा एक ये फायदा हुआ है कि जाट समुदाय जो है वो कंसोलिडेट हो गया है बीजेपी के साथ। और जहां पे 2 पार्टियां हैं, गांव में कई बार 2 पार्टी हो जाती है ना, एक पार्टी दूसरे के खिलाफ रहती है, अगर वो उधर गया तो दूसरा उसके खिलाफ ही जाएगा। इन दैट केस जैसे मुजफ्फरनगर सीट पे है हरिंदर मलिक है, वो भी जाट है, बलियान साहब भी जाट है। तो ऐसे केस में सर 60-40 हो रहा है। जहां 2 पार्टीज हैं वहां पे 60% जाट बीजेपी के साथ आ रहा है, 40% जो है वो सपा के साथ या इंडिया अलायंस के साथ जा रहा है। पर ऐसे बहुत थोड़े से गांव हैं, बहुत थोड़े से। जाट मोर और लेस अगर टोटल स्टैटिस्टिक्स हम इस बार उठा के देखेंगे तो 80-20। सर क्या इसका कारण, जैसे जाट जो हैं पर्टिकुलरली शिव जी के पूजक और मतलब श्री राम जी के मानने वाले होते हैं, तो काशी कॉरिडोर भी बना 22 में, 19 में नहीं बना था। और ऑफ कोर्स 22 जनवरी को आपको मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी। मैं कह रहा हूँ सर, जाट जनरली जो है शिव जी के मतलब भक्त होते हैं और श्री राम जी को भी बहुत पूजते हैं, मानते हैं। तो ऑफ कोर्स काशी कॉरिडोर बना 19 के बाद 2022 में, और श्री राम जन्मभूमि का तो अभी हाल में ही हमारा श्री राम लला विराजमान का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, राम मंदिर बना भव्य। ये फैक्टर भी तो इनको सर कहीं ना कहीं इसलिए सोचने पे मजबूर करेगा कि भैया अब जातीय कंपल्शन नहीं, अब आप व्यापक स्तर पे देखो कि एक बड़ा काम हो रहा है और उस बड़े काम के कारण हमको भाजपा के साथ आना है। सर इस चुनाव में और योगी जी फैक्टर ऑफ कोर्स। इस चुनाव में राम मंदिर उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना बड़ा मुद्दा योगी जी। इस चुनाव के 2 हीरो पैन इंडिया। इस चुनाव में या तो मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं या योगी जी चुनाव लड़ रहे हैं। आपको मालूम है पूरे पंजाब में मोदी से ज्यादा योगी चुनाव लड़ रहे हैं। हर वो मतलब कुछ ऐसी कंपल्शन होती हैं जहां सिख जो है वो मोदी को पसंद नहीं करता, पर सर मैंने योगी को गाली देता आज तक एक भी सिख नहीं देखा। योगी के फैन है।
सर योगी का सबसे अच्छा, मैंने गांव में पूछा कि मैंने पूछा आप लोग क्या मतलब आपके लिए सबसे बड़ा, कहता जी सबसे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज पश्चिम उत्तर प्रदेश में थी वो है लॉ एंड ऑर्डर। कहते सर हम लोग शाम 7 बजे के बाद, अंधेरा हो गया गर्मियों में 7 बजे के बाद हम हिम्मत नहीं करते थे सड़क पर निकलने की। किस समय? सपा के टाइम में? सपा के टाइम में 2017 से पहले जब अखिलेश का राज था या मुलायम सिंह का राज था। कहते जानवरों की कोई सुरक्षा नहीं थी, भैंसे गाय चोरी हो जाती थी। उसके बाद बिजली का यह हाल था आपको पता ही है, सड़कों का क्या हाल था आपको पता ही है। सबसे इंपॉर्टेंट कानून जो महाराज जी ने कानून व्यवस्था सुधारी है ना सर आज, और तो उनका गवर्नेंस का मॉडल है, नो नॉनसेंस एटीट्यूड है, जैसे वो त्वरित निर्णय लेते हैं, जैसे उनके यहाँ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है टुवर्ड्स क्राइम एंड क्रिमिनल्स। सर सारा हिंदुस्तान उनका फैन हुआ है। और आज की तारीख में योगी का मॉडल, हालांकि मैं उसको बहुत ज्यादा मतलब उसको 100% सपोर्ट नहीं करता हूं कि उसमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, पर सर भारत जैसे देश के लिए वो जो है वो चीरा लगाना कई बार जरूरी हो जाता है। हाँ, मवाद भरा हुआ था सर, ऑपरेशन नहीं करेंगे क्या? वो बिल्कुल, कई जो पार्ट गल जाता है ना सर उसको काटना ही पड़ता, नहीं तो पूरे शरीर में गैंग्रीन हो जाता है। तो एम्प्यूटेशन जो है वो कई बार मजबूरी हो जाता है। सर योगी ने वो मॉडल अपनाया है, और अगर वो नहीं अपनाते तो यूपी को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। बात सही, तो सर बिल्कुल सही। इस तो आज की तारीख में जो सबसे बड़ा मुद्दा मुझे पूरे चुनाव में, क्योंकि मैंने सर पंजाब भी पूरा कवर किया है, हरियाणा का एक पोर्शन कवर किया, अब आगे हरियाणा जाऊंगा, और इस वक्त पश्चिम उत्तर प्रदेश में हूँ। सर योगी जी हैं गोरखपुर के, लखनऊ में बैठते हैं। भाई मेरठ सहारनपुर बहुत दूर पड़ जाता है लखनऊ और गोरखपुर से, बनारस से। कायदे से तो सर रास्ते भी नहीं थे अभी तक अच्छा एक चीज आने और के लिए। सर, एक चीज और, योगी के फैन मुसलमान दिखे मुझे, युवा वर्ग दिखा। मैंने एक से पूछा, मैंने कहा एक बात बताओ यार, मुसलमानों का एक ग्रुप मिल गया मुझे लड़कों का, मैंने कहा एक बात बताओ कि अखिलेश के शासन में कानून व्यवस्था की बहुत ज्यादा शिकायत थी, और सारी गुंडागर्दी का ठीकरा आप लोग इधर फूटता है, हम ये नहीं कह रहे कि आप ही हो। तो मैंने कहा एक बात बताओ कि आप लोग को क्या वाकई इतनी लॉलेसनेस, इतनी अनारकल राज पसंद आता है क्या? बोला जी ये सब कहने की बातें हैं, किसको लॉलेसनेस? एक समझदार पढ़ा लिखा लड़का था, एमबीए कर रहा था, वो कहता है जी एक बात बताओ ना, चोरी चकारी करके कोई कितने दिन जी खा लेगा? इसलिए ये गलत बात है। कोई लॉलेसनेस पसंद नहीं करता, समाज का कोई व्यक्ति पसंद नहीं करता। तो मैंने पूछा अगर कोई पसंद नहीं करता तो ये बताइए कि आप योगी जी को, बोले जी एकदम सही है, योगी जी ने जो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल किया उसका लाभ हमें भी हुआ है। उनके अंदर ये ग्रीवेंस तो है कि अब योगी जो है चुन चुन के सिर्फ मुसलमानों के घर पे बुलडोजर फेरते हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि ये तो मीडिया सेलेक्टिव। मेड न्यूज है सर, बहुत तो फेयर मैंने कहा आदमी कि है। नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। फिर हम उसका विकास दुबे का ही एग्जाम्पल देते हैं, क्यों? वो तो हिंदू था। मुन्ना बजरंगी ठाकुर था सर। हाँ हाँ, तो सब कुल मिला के सर मोदी के, योगी के फैन मुसलमान भी हैं, इसलिए योगी सर सबसे बड़ा मुसलमानों में मुद्दा भी है। तो, बाबा जी, मुसलमानों में भी तो कुछ लोग इंसान है ना, हाँ बिल्कुल। तो उनको तो योगी समझ में आएंगे। जो इंसान है उसको योगी समझ में आएगा, जो पूर्ण रूप से इस्लामिक हो जाएगा उसको तो नहीं समझ में आएंगे। खैर, और रामपुर मुरादाबाद बाबा जी प्लीज, आजम खां। देखिए रामपुर मुरादाबाद की सर स्टोरी ये है कि बाबा ने आजम खान को कर दिया है पूरी तरह नेस्तो नाबूद, बर्बाद। बर्बाद इकोनॉमिकली नहीं सर, मतलब पूरा परिवार अंदर है और इतने मुकदमे लाद दिए हैं कि अब अगली सारी जिंदगी
या तो जेल में भी इतनी है, नहीं तो मुकदमे लड़ते भी इतनी है। और सिर्फ उतनी, बीवी बच्चे, जितना नेटवर्क था, आजम खान से जुड़ा हुआ एक भी व्यक्ति आज चैन की सांस नहीं ले सकता। अगर उनके नेटवर्क से 1000 आदमी थे तो 1000 के 1000 जेलों में बंद है, परेशान है, सारी संपत्तियां अटैच कर दी उन्होंने, हराम की जितनी कमाई थी की थी सारी ले गए बाबा। और मुसलमानों में प्रभाव तो है आजम खान का, ये तो मानना पड़ेगा। कम से कम मुरादाबाद और रामपुर में तो है। तो सर मुरादाबाद और रामपुर में मुसलमान उनके कहने से सपा को सबक सिखाने के मूड में, और ये सेंटिमेंट मुझे रामपुर मुरादाबाद से बाहर भी जाता दिखा है। हाँ, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार भी मुसलमानों का जो वोटिंग परसेंट है ना, वो कम जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, बैठ जाएगा घर बैठ जाएगा। और वैसे तो मुझे ये भी डर है कि जितना ठंडा चुनाव है कहीं ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज ना गिर जाए। पर एक चीज तय है सर, मुसलमान की तुलना में हिंदू ज्यादा उत्साह से वोट करेगा इस चुनाव में, मेरा पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा, मुसलमान हो सकता है स्पेशली मुरादाबाद और रामपुर में वोट डालने न निकले, और हालांकि वो जो रुचि वीरा है वो उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो आजम खान की ही कैंडिडेट हैं, पर उनकी ये शिकायत है कि साहब आधा मुसलमान जो है वो बट गया है, एसटी हसन के साथ चला गया है, और कुल मिला के सर पोजीशन अच्छी नहीं है रामपुर मुरादाबाद दोनों। एक आखिरी सवाल सर, और फिर उसके बाद हम आपको चाहेंगे कि आप आज की यात्रा पर निकलें और फिर हम कल भी बात करें आपके आज के अनुभवों को लेकर। क्या भाजपा 50% वोट ब्रीच करेगी, कर सकती है? आराम से इस चुनाव में, आराम से सर। इस चुनाव में मुझे वो हरियाणा वाला जो इक्वेशन था ना सर, वो हरियाणा में एक इक्वेशन है ना, 35 जात एक हो गई है, और जाट वर्सेस 35 जात, 35 एक का जो कॉम्बिनेशन सुनने में आया था सर, मुझे कुछ कुछ स्थिति वो यूपी में दिखाई दे रही। मैंने ये पूछा मैंने भैया विपक्ष का वोट कहां है, सपा को वोट कौन कर रहा है? यादव इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में है नहीं, जाट चला गया तब जयंत के पीछे पीछे बीजेपी में, तो बचा कौन? मुसलमान, और कैंडिडेट की अपनी जात का जितना वोट वो तोड़ सके। अब फॉर एग्जांपल आप देख लो, कैराना में बसपा से एक ठाकुर साहब हैं, वो बसपा कैंडिडेट हो गए, अब उनको बहन जी का जो कोर वोट है वो मिलेगा। तो मैंने पूछा ठाकुर कितना मिलेगा, कहते जी 5%। कुछ एक गांव ऐसे होंगे जहां 10-15-20% भी मिल सकता है भाई, आखिर कैंडिडेट के कुछ तो होते ही है ना, कुछ वोट तो होता ही है। तो हो सकता है तो पूरी अगर सीट को जोड़ देंगे तो हो सकता है 10-15 हजार वोट ले जाए ठाकुरों के। तो सर बीजेपी ने जो कहते हैं ना सर, सवर्ण पूरा ओबीसी का बड़ा ब्लॉक, क्योंकि यहां यादव नहीं है तो जाट, अन्य ओबीसी जातियां, प्लस दलितों में जाटव चमार छोड़ के अन्य सभी दलित जातियां मोर और लेस कंसोलिडेट हो चुकी हैं बीजेपी की तरफ। तो मुझे तो भाजपा वो हरियाणा वाली स्थिति दिखाई दी 35-1 वाली। तो ऐसे में अगर 50% सर ओवरऑल जब पूरा यूपी का रिजल्ट आएगा तो
50% इजीली ब्रीच होता दिख रहा है मुझे, और दिस कुड इवन गो अप टू 55-56%। ये आपकी एक फेमस लाइन है सर कि ये हो जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। हाँ, मुझे नहीं आश्चर्य तो होगा सर, अगर 56% या उससे भी ऊपर अगर भाजपा चली जाए। बस ये तो वोट पोल का है। हाँ, एक खतरा लग रहा है, ये चुनाव इतना ठंडा है और कई लोग इस गफलत में ना आ जाएंगे यार जीत तो रही है। एक ये एक डर है कि कहीं वोट पोलिंग परसेंट इस बार ना गिर जाए। तो यही तो सर कार्यकर्ता और कैंडिडेट का काम था ना, जीत रहे हो तो बढ़ा लो वोट परसेंटेज, मार्जिन बढ़ा लो, ठीक है। तो वोटिंग परसेंटेज कल जब वोट पड़ेगा, कल शाम को वोटिंग परसेंटेज पता चलेगा, तब पता चलेगा कल कि कल की जो पिक्चर आएगी सर वो रियल पिक्चर नहीं होगी, क्योंकि कल तो सर मुझे लग रहा है शुरुआत कि नहीं, कल का अगर वोटिंग परसेंट कम होता है ओवरऑल एग्रीगेट, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण मुसलमान वोट का ना निकलना भी हो सकता है। इसलिए कल एग्जैक्ट पिक्चर नहीं आएगी। कल तो अब कार्यकर्ता लोग जब चुनाव हो रहा होगा, जैसे आपको याद होगा जब हम लोग आजमगढ़ चुनाव कवर कर रहे थे, तो हम जब जैसे मुस्लिम बूथों पे घूमे थे, बिलरियागंज और ऐसे कम से कम शिबली 20 मुस्लिम कॉलेज, बूथ, हाँ शिबली कॉलेज जैसे और बिलरियागंज जैसे 20 बूथ हमने कवर किए थे जो मुस्लिम बहुल थे, जहाँ पे 80% तक वोट मुसलमानों का था, एक में तो 90% था। हाँ। तो कल वहां पे अगर कोई घूमे तब पता लगेगा कि भैया मुसलमान वोट डालने निकला कि नहीं निकला, निकला तो कितना निकला। वो तो सर वही है, जब कार्यकर्ता निकलेगा अपना बूथ वाइज एनालिसिस करेगा कि किस बूथ पे कितने वोट पड़े, और ऑफ कोर्स बूथ का पता चल जाता है कहाँ कितना बहुल है, तो वैसे भी पता चल सकता है। ये भी ऑब्जर्वेशन सही कि हो सकता है मुसलमान घर बैठे और पर उसको मोदी मुसलमान जी को, की योगी जी को। पर सर पर मुसलमान की उदासीनता दिखाई दे रही है। मुसलमान मुखर नहीं है, मतलब कुछ मोरल सा डाउन लगा मुझे, कुछ चुप सा था, मतलब मुझे कहीं से भी आक्रामकता नहीं दिखाई दी। सर आपकी इस बात पर एक जरूरी और एक आखिरी सवाल, तो क्या भाजपा के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स है, दैट इज मुस्लिम, और उसी को बैक करके जो है बाकी नेता अपना चुनाव लड़ रहे हैं, अदरवाइज मोर और लेस कंसोलिडेशन हो गया है? सर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चुनाव में अखिलेश ने सरेंडर कर दिया। ये चुनाव अखिलेश नहीं लड़ रहे हैं। अदरवाइज सर एक बात बताइए ना, या तो इनके पास वाकई पैसे नहीं है, पार्टी के पास, अखिलेश के पास, स्पेशली अखिलेश के पास बिल्कुल पैसे नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। वो सर इनका जो वो पूरा पैसा पकड़ लिया ना, क्या नाम वो जो इत्र वाला जो था, वो तो पीनट्स है सर इन लोग के लिए। नहीं सर वो सर जो पार्टी 7-8 साल से सत्ता से बाहर है और जिसका भविष्य में भी सर, या तो यह होता ना कि चलो सत्ता से बाहर है कोई बात नहीं, पर अगली बार सरकार आ रही है, उस आशा में कि चलो अगली बार तो आ जाएंगे, तो सर लोग पैसा दे देते हैं, फंडिंग मिल जाती है। एक तो सर इनके पास फंडिंग का कोई सोर्स नहीं बचा, और सर कार्यकर्ता का मोरल बहुत डाउन है। और सर वो बताओ जो हम लोगों ने जो हल्ला मचा रखा है ना कि 80 की 80 सीट आएगी, 80 की 80 सीट आएगी, सर हमसे ज्यादा ये बिलीव करते हैं उस सर मुझे लगता है हमसे कि ज्यादा इनको विश्वास है। सर जो मोदी जी ने सर संसद आज में बोल दिया था ना आज की 370 तारीख पार, में, आज की तारीख में मैनपुरी वाकई फंसी हुई है। डिम्पल जी वाली। आज की तारीख, हाँ, कल बहन जी ने वहां आपको मालूम है कैंडिडेट बदल दिया और मुलायम सिंह यादव के धुर दुश्मन को जो है बसपा का टिकट दे दिया। वो क्या नाम है आदमी, साहब का? उनका नाम मुझे याद नहीं है, वो आदमी अच्छा, पिछले यादव 40 जी है साल क्या? से, हाँ यादव जी हैं, और वो आदमी अरे वाह। पिछले 40 साल से मुलायम सिंह को
मंचों पे खड़ा होके नुक्कड़ सभाओं में खड़ा होके गरियाने के लिए कुख्यात था, ऐसा बताया गया है। तो सर दे आर नॉट श्योर इवन अबाउट मैनपुरी। ऐसे में मेरे को तो 2 ही सीटें दिखाई दे रही है जहां वाकई लड़ाई होगी अभी तक फिलहाल, आपकी आजमगढ़ और बहुत गाजीपुर। आजमगढ़ और गाजीपुर। चलिए सर, ये तब की तब देखी जाएगी। अच्छा सर एक बार बताओ ना, जैसे मान लीजिए वर्ल्ड कप हो रहा हो, वर्ल्ड कप में आपको पता हो कि यार 32 टीमें हैं, 32 में से 200 मैच होने, 200 में से 198 मैच वन साइडेड होंगे। तो चलो 2 मैच तो हैं कायदे के, 2 में तो फुटबॉल देखने को मिलेगी, वो हालत है सर। सर मुझे तो अभी तक सिर्फ आजमगढ़ और गाजीपुर, अब देखते हैं संभल का। ये भी बड़ा स्ट्रेंज लगा कि आप 400-500 किलोमीटर चल दिए और आपको जो एक झंडा नहीं, एक बैनर नहीं, एक गाड़ी दिखी बस। तो सर बहुत आश्चर्यजनक, ये तो इतना आश्चर्यजनक है कि मैं आपको क्या बताऊं। मंडी गोविंदगढ़ में 2 जगह भाजपा की वॉल राइटिंग दिख रही थी, वॉल राइटिंग थी, कमल का फूल बना हुआ था 2 जगह, उसके अलावा कहीं नहीं दिखी। और शामली में एक दुकान पे चाय की गुमटी पे भाजपा के 3 झंडे। ये है होर्डिंग भी नहीं है क्या? अरे होर्डिंग तो अरे पुराने जमाने में लोग टोपी लगा लिया करते थे, गले में वो स्कार्फ लगाए हुए लोग दिख जाते थे, घरों के ऊपर साइकिल के या कमल के फूल के झंडे हो जाते थे। हाँ घरों, अच्छा मैंने कहा झंडे देखो, गांव में हम जैसे निकल रहे झंडे देखो, तो वो 22 जनवरी वाले रामलला के झंडे और वो भगवा झंडे तो हर गांव में दिख रहे थे। तो सर वही तो निशान है। असली झंडा तो वही है, वो है। इसका मतलब है कि वोट उस तरफ है, बात खत्म। हाँ तो बड़ा मतलब नीरस सा चुनाव दिखा, वन साइडेड सा, तो जिसमें सर लेकिन एक कैंडिडेट लोग तो अपने होर्डिंग लगवा लेते थे, कैंडिडेट लोग तो अपनी बड़ी बड़ी होर्डिंग कटआउट लगा लेते थे। सर मुझे एक बात बताइए ना कि अखिलेश जी ने पिछले 1 हफ्ते में या पिछले 1 महीने में बताइए कितनी जनसभाएं की? सर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कल राहुल जी के साथ बैठ के। हाँ कल राहुल जी के साथ बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बताई। बोला ये पहला ही सवाल बीजेपी का सवाल है, ये तो बीजेपी का सवाल है साहब, अमेठी से क्यों गए साहब, बीजेपी के सवाल। ठीक भैया, ओके। चलिए सर, बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए और यात्रा पर निकलने के लिए, जमीन पर उतरने के लिए और जमीन से एक एक सीट का फीडबैक देने के लिए, समाज को जानने समझने के लिए, वो भी इस माहौल में क्या देख रहे हैं। और आप जो कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंटेशन है इस समय का। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस फॉर अस। और ये जाहिर सी बात है, चेयर पे बैठ के बात करना बड़ा आसान है, पर जमीन पे उतर के मुश्किल काम है। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। एंड दर्शकों, थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग अस। बाबा जी को जरूर फॉलो करें, स्क्रीन पे आप इनका नंबर भी देख रहे होंगे, इनको कॉल करें। अगर ये आपके इलाके में आ रहे हैं, इनको संपर्क करें। बाबा जी का ट्रेवल प्लान आपको इनके ट्विटर, फेसबुक और पता हमारे वीडियो से भी पता चलता रहेगा। बाबा जी के अपने चैनल से, बाबा की खरी खोटी से भी पता चलता रहेगा। मिलिए जुलिए, यही समय है, चुनाव को एंजॉय करिए। थैंक यू बाबा जी, नमस्कार।